अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटरकप बाय माहिरा ज़ैनब खान का 6th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो एक कुशादा सा कमरा था, खुला खुला सा, जहाँ ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं था। दीवारों को गहरे नीले रंग में रंगा गया था, जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पतले से जालीदार पर्दे गिरे हुए थे। एक तरफ दीवार के साथ चौकोर लकड़ी की मेज थी, उसके सामने 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी, जिसके बाएं जानिब वाइट और नीले ही रंग के सोफे पड़े हुए थे, जिनके सामने छोटी सी शीशे की टेबल पड़ी हुई थी, जिस पर एक सफ़ेद रंग का गुलदान पड़ा हुआ था जिसमें ताज़ा फूल सजे हुए थे। उसके बरक्स लकड़ी वाली मेज़ पर एक गहरे नीले रंग के कवर वाली डायरी पड़ी हुई थी। एक पेन होल्डर था जिसमें मुख्तलिफ पेन थे। एक नेम प्लेट रखी हुई थी जिस पर डॉक्टर सालिस जली हरफों में लिखा हुआ था। मेज के पीछे वाली दीवार पर लकड़ी की बड़ी बड़ी सी शेल्फ बनी हुई थी, जहाँ नफ्सियात की कितनी ही किताबें तरतीब से सजी हुई थी। उनके अलावा कुछ शो पीसेस पड़े हुए थे, कुछ सफ़ेद पत्थर के मुजस्मे, एक ग्लोबल विलेज का मैप और कुछ शीशे के शो पीसेस वगैरह थे। उसके अलावा वो दीवारों पर जा बजा तालीमी असनाद के फ्रेम और कुछ चीनी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई पेंटिंग्स थी। एक तरफ कोने में एक्वेरियम भी रखा हुआ था, जिसकी पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं। उसमें हर रंग की मछली थी सिवाय नीले रंग की। एक्वेरियम के पास एक ऊंचे से स्टूल पर एक सुनहरा पिंजरा रखा हुआ था, जिसका छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से पिंजरा खाली था, लेकिन सिर्फ एक सफ़ेद रंग का पर उसमें मौजूद था। ये डॉक्टर सालिस के प्राइवेट क्लिनिक के रूम का मंजर था, जहाँ खामोशी थी, कुछ सेंटेड कैंडल्स की खुशबू थी। वो अपनी पावर चेयर पर बैठा हुआ था, सियाह कोट के अंदर उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। मेज़ की दराज खोलकर उसने एक केस बाहर निकाला था, फिर उसे खोलकर अंदर रखे हुए नाजुक से ग्लासेस निकालकर आंखों पर चढ़ाए थे और केस बंद करके मेज़ पर रख दिया था। फिर मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठी हुई एक 22-23 साल की उम्र की लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ। आज हमारा पहला सेशन है, मिस नोया, कैसी हैं आप और कैसे महसूस कर रही हैं? उसने नरमी से पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। सिर्फ एक नज़र सालिस को देखने के बाद उसने अपनी तवज्जो दोबारा से अपने हाथों पर मबजूल कर दी थी। सालिस की नज़रें भी उसके हाथों पर गई थीं। मेज़ पर दोनों को बाहम मिलाए वो आहिस्तगी से उन्हें रब कर रही थी, जैसे वो अनकम्फर्टेबल हों। क्या आप मुझे बताएंगी कि आपके कितने दोस्त हैं? उसने नरमी से पूछा। 2 या शायद 3। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, और जो हैं उनसे भी कभी कभार ही बात हो पाती है। सालिस ने दराज में से एक फ़ाइल बाहर निकालकर मेज़ पर रखी, फिर उसे खोलकर उसके सफ़ेद देखने लगा। क्या आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे दोस्त बनाना पसंद है, लेकिन कभी बना ही नहीं सकी। मुझे लगता है कि सब लोगों की ज़िंदगी में पहले से ही अच्छे दोस्त मौजूद हैं, इसलिए मेरी जगह नहीं बनेगी या उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। क्या आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। कॉलेज में कितने क्लास फेलोज़ आपके दोस्त हैं? एक दोस्त है, वो जॉब करती है तो कभी कभार कॉलेज आती है। आपने अपने बारे में सिर्फ इतना बताया था कि आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी है। आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं और इससे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं, ऐसा ही है? जी, उसने अस्बात में सर हिलाया। मेरे दिमाग में हर वक्त इतने ख्यालात चलते रहते हैं कि मैं खुद को थका हुआ महसूस करती हूँ। कोई भी मामूली बात हो, मैं उस पर घंटों सोचती रहती हूँ। कभी अपना माजी का अल्फाज और फैसले बार बार दोहराती रहती हूँ। कभी मुस्तकबिल के बारे में इतना सोचती हूँ कि नींद भी नहीं आती। ये कभी रुकता ही नहीं। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है नोया। आप मेरे अलावा इस कमरे की हर चीज़ को देख रही हैं, चाहे वो पत्थर का मुजस्मा हो या ग्लोबल मैप या फिर पेंटिंग। आई एम सॉरी, उसने शर्मिंदगी से कहते हुए आहिस्ता पलके उठाकर सालिस की आंखों में देखा और फिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे किसी से मिलते हुए घबराहट होती है, दिल की हरकत बढ़ जाती है और एंजाइटी सी होने लगती है। क्या आपको लगता है ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से है? मैं नहीं जानती, बस मुझे अजीब फील होता है। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। जब लोग मेरे साथ होते हैं मुझे लगता है कि मैं उन्हें बोर कर रही हूँ, या अगर मैं कुछ कह भी दूँ तो बाद में घंटों सोचती रहती हूँ कि मैंने सही बोला या नहीं। क्या मैंने बेवकूफ़ी की? क्या वो मुझे अजीब समझ रहे होंगे? कहीं वो मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक तो नहीं बना रहे होंगे? इसी वजह से मैं किसी से बात करूँगी भी तो बहुत मुख्तसर करती हूँ। यानी आपको लोगों से डर लगता है कि वो आपकी किसी भी बात या एक्शन को लेकर आपको जज करेंगे, ऐसा ही है? जी, तो इससे क्या हो जाएगा?
अगर कोई कह दे कि नोया बेवकूफ़ है, नोया अजीब बातें करती है, नोया की बातों पर हंसी आती है, तो इससे क्या होगा? मुझे बुरा फील होगा। मैं नहीं चाहती लोग मेरे बारे में ऐसा सोचें। फिर आप क्या चाहती हैं? लोग आपके बारे में कैसे सोचें? जैसी मैं हूँ। और लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आप कैसी हैं? आप किसी को अपने करीब नहीं आने देती, किसी से घुल मिल नहीं पाती, उन्हें अपने ख्यालात नहीं बता पाती, तो लोग कैसे जान सकेंगे कि नोया कैसी है? फिर इस सूरत हाल में वो सिर्फ वही बयान करेंगे जैसा वो आपको पाएंगे। लेकिन मुझसे बात नहीं हो पाती। 4 लोगों के दरमियान बैठ जाऊं तो मुझे यही डर रहता है कि वो सब मेरी तरफ मुतवज्जा होकर मुझसे कुछ पूछने न लग जाएं, या मेरे बारे में बातें न करने लग जाएं, या किसी बात को लेकर मेरा मजाक न बनाने लग जाएं। आपको लगता है कि लोग आपकी बातों को सोचते रहेंगे कि आपने कब क्या बोला और किस वक्त कौन सी मज़ाहिर खेज हरकत की थी? उसने असबात में सर हिलाया। जब आप तन्हा होती हैं तो आपके ख्यालात क्या होते हैं? मैं खुद को महसूस करती हूँ क्योंकि मुझे कोई जज करने वाला नहीं होता, लेकिन साथ ही कई बार ये एहसास भी जागता है कि मैं लोगों से इतनी मुख्तलिफ क्यों हूँ। मैंने अपनी दुनिया क्यों बनाई हुई है? मैं इस दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया की मैं क्यों घुल मिल नहीं पाती? आप एक साथ 2 मुख्तलिफ चीज़ें चाहती हैं। एक तरफ आपको लोगों में घुलने मिलने की ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी तरफ आपका दिमाग आपको इससे डराता है। इसीलिए जब आप दूसरों के साथ होती हैं तो आप बेचैनी महसूस करती हैं, और जब आप अकेली होती हैं तो आप तन्हाई महसूस करती हैं। ये एक दायरा है जिसमें आप फंसी हुई हैं। इसका क्या हल है? सिंपल सा हल है। हमें इस दायरे को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? आपको अपने आप को आज़ाद करना होगा। जिस खोल में आपने खुद को जकड़ रखा है उससे बाहर निकलना होगा। लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना आप समझती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में इतने काम, इतनी मसरूफियात होती हैं कि वो किसी दूसरे इंसान की किसी मज़ाहिर खेज बात को क्यों याद रखेगा? जो बातें लोग भूल जाती हैं वो आप नहीं भूल पाती, उन्हें सोचती रहती हैं, अपने दिमाग को उसके काम में मसरूफ़ रखती हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। उल्टा आपकी ज़हनी सेहत मुतासिर होती है। इसका क्या हल है? जाहिर है आसान नहीं होगा। आपका दिमाग भी तो इतने सालों से एक खास आदत का गुलाम रहा है। उसे आज़ादी देने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर तुम हर बार खुद को रोकने की कोशिश करो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग सीख जाएगा कि गैर ज़रूरी सोचना ज़रूरी नहीं है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के तहत सोचने के अंदाज को बदला जा सकता है। सालिस ने फाइल में से एक कागज़ निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया था। ये कुछ आम ख्यालात हैं जो सोशल एंजाइटी में मुब्तला लोग सोचते हैं। लोग मुझे जज कर रहे हैं। अगर मैंने गलत बोला तो लोग मुझे नापसंद करेंगे। अगर मैंने कोई गलत हरकत की तो सब मुझ पर हंसेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप हर इस सोच के नीचे एक मतबादल हकीकत लिखें। मिसाल के तौर पर, लोग मुझे जज कर रहे हैं। शायद वो मेरे बारे में ज़्यादा ना सोच रहे हों क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो लोग मुझे नापसंद करेंगे। सब गलतियां करते हैं और ज़्यादातर लोग उन्हें भूल भी जाते हैं। इसके अलावा एक माइंडफुलनेस थेरेपी मैं आपको बताता हूं। जब भी सोचें आप पर हावी होने लगे तब आपको अपनी तवज्जो हाल में रखने की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आप अपने ख्यालात में उलझने लगें तो एक छोटी एक्सरसाइज करें। 5 चीज़ें देखें जो आपके आसपास हैं। 4 चीज़ें सुनें जो आपके कानों तक पहुंच रही हैं। 3 चीज़ों को छूकर महसूस करें। 2 चीज़ों को सूंघें। 1 चीज़ का जायका महसूस करें। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को मौजूद लम्हे में वापस लाने में मदद करेगी और आपके ओवरथिंकिंग को कम करेगी। तो आप कह रहे हैं कि मैं खुद को इतनी सख्ती से ना जज करूं, अपने साथ नर्म बर्ताव करूं। इस सारे वक्त के दौरान वो अब बोली थी, बिल्कुल, हमें खुद के तनकीद निगार बनने के बजाय खुद का अच्छा दोस्त बनने की ज़रूरत है। क्या आप अपनी दोस्त बनेंगी नोया? उसके सवाल पर वो चंद लम्हे के लिए उसकी नीली आंखों और मुस्कुराहट को देखती रह गई थी। कितनी आसानी से वो उसके मसले का हल उसके सामने रख गया था। हर बात इतनी ज़रूरी नहीं होती, हर बात को याद रखना लाजमी नहीं होता। उन्हें भुलाने की आदत डालें। आप अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखेंगी तो आपका दिमाग आपको ऐसे ही ऊट-पटांग बातें याद दिलाकर परेशान करता रहेगा। अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कैसे रखना जाता है ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये 2 एक्सरसाइज करती रहें। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त साबित होंगी। वो लड़की उसके पास अपनी उलझन और परेशान दिल लेकर आई थी और अब उसके पास से वापस जाते हुए वो एतमाद, यकीन और उम्मीद लेकर जा रही थी। ताइपे की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह एलिफेंट माउंटेन सब्ज़े में घिरा हुआ ऊंचा सा पहाड़ था, जहां वहां के मकामी अफराद और सियाह हाइकिंग के लिए आया करते थे। नौजवान जोड़े वहां से डूबते सूरज का नज़ारा देखने बतौर खास आया करते थे।
बल खाते हुए पगडंडी से होता हुआ वो रास्ता पहाड़ की चोटी तक जाता था। उसे हाथी वाला पहाड़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि दूर से देखने पर लगता था जैसे कोई हाथी अपने अगले दोनों पैर मोड़कर और सर को जरा सा झुकाकर बैठा है। कभी शयांगशान गए हो ऑनज़ेम? वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बाहर निकलकर पार्क में आ गया था जहाँ से हाइकिंग का रास्ता शुरू होता था। जहन में बदसतूर उस शख्स की आवाज़ें गूंज रही थी। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पर चमड़े की बनी हुई जैकेट पहने वो अतराफ में निगाहें दौड़ा रहा था। उसकी मतलाशी नजरें किसी को खोज रही थी। सूरज गुरूब होने लगा था। आसमान ने सियाह चादर ओढ़नी शुरू कर दी थी। आसपास काफ़ी लोग भी उसे पहाड़ तक जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। कंधों पर बैग डाले, हाथ में खाने पीने की चीज़ों के शॉपर पकड़े, उन सबके चेहरों पर सुकून था। वो पुरजोश थे, लेकिन ऑनज़ेम के चेहरे पर सिर्फ संजीदगी थी। वहाँ सब 2, 3 या 4 के ग्रुप में थे। ज़ैम की तरह कोई भी तन्हा नहीं आया था। उस पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए 600 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता था और शयांगशान के 600 सीढ़ियाँ सीधी नहीं थी, बल खाती हुई, कभी चौड़ी कभी तंग, जैसे पत्थरों को काटकर रास्ता बनाया गया हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ ऊंचे कदावर दरख्त थे जिनके छांव में सूरज की रोशनी छन छन कर आती थी और हर मोड़ पर जैसे एक नई खुशबू सांसों में उतरने लगी थी। कहीं कहीं झाड़ियों से परिंदों के गीत गाने की आवाज़ें आती थी जैसे वो इस पहाड़ पर आने वालों को खुश आमदीद कह रहे हों। बीच बीच में रुकने की जगह भी थी। छोटे बेंच, लकड़ी के तख्ते जिन पर थके हुए लोग बैठकर कुछ देर सांस लेते, पानी पीते या सिर्फ नीचे शहर को तकते और फिर सफ़र शुरू कर देते। ऊपर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना हुआ था जिसके किनारों पर लोहे की रेलिंग लगाई गई थी। उसका फर्श भी लकड़ी का बना हुआ था। वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ऑनज़ेम जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ कई लोग पहले से ही मौजूद थे। कुछ बेंच पर बैठे हुए थे, कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई चुपचाप शहर को देख रहा था और नीचे फर्श पर ही थके हारे से पानी पी रहे थे। कुछ अपने साथ थर्मस में चाय लेकर आए थे। वो खामोशी से आकर रेलिंग के पास खड़ा हुआ। उसके ज़ेरक नज़रें बारीकी से वहाँ का जायज़ा ले रही थी। उसने ज़रा सा झुककर नीचे झाँका था जहाँ से पूरा शहर जैसे रोशनियों की समंदर की तरह महसूस हो रहा था, जगमगाता, रोशन रोशन। ताइपे की सबसे मुनफरिद चीज़ वो इमारत थी, ताइपे 101। बांस की शक्ल की बनी हुई वो इमारत 101 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। उसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में ख़त्म हुई थी और 2004 से लेकर 2010 तक उस इमारत के पास दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने का शर्फ हासिल था। लेकिन 2010 में बुर्ज खलीफा की तामीर के बाद ये पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई थी। दिन में जितनी खूबसूरत लगती थी, रात में उसके हुस्न में मज़ीद इजाफा हो जाता था। गहरी सियाह रात में एक रोशन देवकामत मिसाल की तरह जगमगाती ये इमारत देखने वालों को दंग कर दिया करती थी। दूर से देखने पर यूँ लगता था जैसे कोई जादुई सतून हो जो ज़मीन पर खड़ा आसमान तक पहुंचने की कोशिश में लगा हो। उसकी चोटी पर वक्फे से रोशनियाँ झिलमिलाती थी। कभी शयांगशान गए हो ज़ैम? अगर कभी वहाँ जाओ तो रात का इंतखाब करना। रात में वो गली किसी पुरानी दास्तान की तरह लगती है जिसकी दीवारों से टकराती तल्ख कॉफ़ी की महक उसे खुशबूदार बनाकर महका देती है। अगर तुमने उस खुशबू को पहचान लिया तो समझ लेना मुझे भी पहचान गए हो। मैं शयांगशान में हूँ, उसी पहाड़ पर जिसका उसने जिक्र किया था। लेकिन यहाँ कोई दीवार नहीं, कोई कॉफ़ी की खुशबू नहीं, किसी पुरानी दास्तान का जिक्र नहीं। फिर उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और इस जगह के बारे में ऐसी बात क्यों कही? वो उलझन ज़दा लग रहा था। एक नज़र मुड़कर उसने वहाँ बैठे लोगों पर डाली। एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत बेंच पर बैठे चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। कुछ नौजवान तस्वीर बना रहे थे और कुछ खामोशी से वहाँ का नज़ारा कर रहे थे। क्या मैं गलत जगह आ गया? वो खुद से पूछने लगा। फिर वापसी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया था जहाँ छोटी छोटी सी कॉफ़ी शॉप्स और स्नैक्स कॉर्नर बने हुए थे। शयांगशान पार्क की पोल्स लाइट्स भी रोशन हो चुकी थी। इस पहाड़ तक जाने के लिए उसका रास्ता इस पार्क में ही एक तरफ बना हुआ था। ऊंचे कदावर दरख्तों में घिरे हुए और पथरीली रविश पर चलते हुए वो उस पार्क में के दरमियान बने हुए तालाब के पास आ गया था जिसके नीले पानी में पूल लाइट्स की सुनहरी रोशनी पड़ती उसे चमका रही थी। पास में कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, कुछ लोग चहलकदमी में मसरूफ़ थे और कुछ यूं ही बेंच पर बैठे हुए थे। ऑनज़ेम, अपने नाम की पुकार पर वो चौंका। बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो ऐनक वाला लड़का उसे ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? वो पूछ रहा था। आखिरी दफ़ा वो उससे हॉस्पिटल में मिला था जब जरीर को गोली लगी थी, तभी वो उसे पहचान गया था।
اس کا حلیہ بھی باسل کو حیران کر گیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر گرد لگی ہوئی تھی اور جوتے بھی مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ باسل نے تو ہمیشہ اسے اپ ٹو ڈیٹ دیکھا تھا۔ کیا ہمارے درمیان میں کوئی ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد پر تم مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو؟ اپنے اصلی سنجیدہ سے انداز میں پوچھتے ہوئے وہ بینچ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ باسل کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ زریر بن قادر کی وجہ سے جانتا ہوں تمہیں، تم اس کے مینیجر ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہو۔ تمہیں یہاں اکیلے دیکھا تو کچھ حیرانگی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کے زعیم نے پوچھا تھا۔ ایک رائٹر سے ملنا تھا، وہ یہاں قریب میں ہی رہتی ہے تو ملنے کے لیے یہی جگہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی، وہ سادہ سے انداز میں بتا رہا تھا۔ زعیم کی نظریں اب اس کے گلے میں لٹکے ID کارڈ اور کندھے سے ٹنگے بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پبلشنگ کمپنی کا عام سا چیف ایڈیٹر تھا۔ تمہارے پاس پین پیپر ہوگا؟ زعیم کا استفسار اسے حیران کر گیا۔ ہاں، لیکن کچھ پوچھے بنا ہی کندھے پر سے بیگ اتار کر اس میں سے ایک ڈائری نکالی اور جیب سے پین نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زعیم نے ڈائری کو گھٹنے پر رکھتے ہوئے پین کا کیپ ہٹا کر 2 سطریں لکھنے کے بعد ڈائری اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ باسل کی نظریں ان سطروں کو دیکھ رہی تھیں۔ کبھی شیانگسان گئے ہو زعیم؟ اگر کبھی وہاں جاؤ تو رات کا انتخاب کرنا۔ رات میں وہ گلی کسی پرانی داستان کی طرح لگتی ہے جس کی دیواروں سے ٹکراتی تلخ کافی کی مہک اسے خوشبودار بنا کر مہکا دیتی ہے۔ اگر تم اس خوشبو کو پہچان لیا تو سمجھ لینا مجھے بھی پہچان گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے اون کو دیکھا۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اسے ڈھونڈوں لیکن میں اس کے دیے ہوئے پزل کو سلجھا نہیں پا رہا۔ یہ تو کافی دلچسپ لگتا ہے۔ کندھے پر لٹکے بیگ کا اسٹرپ ٹھیک کرتے ہوئے وہ غور سے ان سطروں کو دیکھ رہا تھا۔ شیانگسان اور شیانگسان پارک، یہاں تو کوئی ایسی در و دیوار نہیں جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ کیا تم نے یہاں کے آس پاس کے علاقے اور گلیاں دیکھی ہیں؟ باسل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شیانگسان سے مراد صرف پہاڑ اور پارک ہی ہے۔ یہاں رہنے والوں نے آس پاس کی جگہوں اور MRT اسٹیشن کو بھی اس نام سے منسوب کر دیا ہے، لیکن یہ جگہ زینی ڈسٹرکٹ ہے۔ یہاں کاروباری مراکز، شاپنگ مالز، جدید کیفے، میوزیم اور بزنس ٹاورز کی بھرمار ہیں۔ کیا یہاں کی گلیاں کسی پرانی داستان کی طرح لگ سکتی ہیں؟ یہ جگہ اپنے جدید اور بھاگتی دوڑتی زندگی کے لیے جانی جاتی ہے۔ زعیم نے الٹا سوال پوچھ ڈالا تھا۔ باسل نے پھر ڈائری کا صفحہ دیکھا۔ پرانی داستان کی طرح لگتی ہے، یعنی کوئی قدیم تاریخی گلی، لیکن شیانگسان؟ وہ الجھ رہا تھا۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ تمہارے پاس پانی ہے؟ زعیم کے پوچھنے پر اس نے بیگ میں سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ زونگشان، تبھی ذہن میں کوئی گوندا سا لگا۔ زونگشان نارتھ اسٹریٹ۔ زعیم نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں تائپے میں جو زونگشان ہے وہ صرف ایک علاقہ ہے، لیکن ایک زونگشان چائنا میں بھی ہے اور وہ پورا ایک شہر ہے۔ اس زونگشان شہر کا پرانا نام شیانگسان ہے۔ 1940 میں ڈاکٹر زونگشان کے مرنے کے بعد ان کے اعزاز میں اس جگہ کو زونگشان کا نام دیا گیا تھا۔ وہ پرجوشی سے اسے بتا رہا تھا۔ کیا اس سے مراد چائنا کا شہر ہے؟ اس کا اشارہ ڈائری میں لکھی ہوئی سطر کی طرف تھا۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخی اور قدیمی حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ چین کی تاریخ میں اس جگہ کی کافی اہمیت ہے، لیکن اگر وہ شخص تائپے میں ہی ہے کہیں رہتا ہے تو پھر وہ چائنا کیوں بلوائے گا؟ شہادت کی انگلی کو ہونٹوں پر رکھے اور انگوٹھے کو تھوڑی تلے رکھے وہ پرسوچ سے انداز میں غور و فکر کر رہا تھا۔ کیا ہمیں اپنے زونگشان کو کنسیڈر کرنا چاہیے ایک بار؟ وہ علاقہ یہاں کی نسبت اپنی قدیمی اور تاریخی حیثیت کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ وہاں بھی جدید شیشے کی دکانیں اور مشہور برانڈز کے آؤٹ لیٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے سرخ پتھروں کی دیواریں اسے پراسرار بناتی ہیں۔ باسل اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بوتل بینچ پر پٹکتے ہوئے وہاں سے بھاگ اٹھا تھا۔ باسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ ڈائری بیگ میں رکھے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ایسے کیوں بھاگ رہا ہے اور کس کو تلاش کر رہا ہے۔ تم یہاں کیسے آئے تھے؟ لیکن وہ صرف اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا۔ میٹرو سے، باسل نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹھو اندر۔ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک جاتے ہوئے وہ عجلت میں باسل سے بولا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اندر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے وہ الجھن سے پوچھ رہا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں سمجھ آیا تھا کہ وہ اس نکچڑے اور مغرور انسان کی بات مان کر اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے۔ آن زین کی ساری توجہ تیزی سے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے گاڑی کو مین روڈ پر لانے میں تھی۔ اس نے سنجیدگی سے انداز میں صرف ایک جملہ کہا تھا، زونگشان اسٹریٹ نمبر 4۔ پرانی اینٹوں والی دیواروں سے جیسے برسوں پرانی کہانی جھانکتی تھی۔ بھولی بسری داستانیں ہر گلی کوچے میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی۔
जोंगशान के इस इलाके में कई गलियां थीं, कुछ तंग कुछ चौड़ी सी। पुराने चीनी चाय खानों से उठता हुआ धुआं और चाय की महक फिजाओं में चकराती थी। मेन रोड के दोनों अतराफ ऊंचे दरख्तों की कतार सी बनी हुई थी। हवाओं से सरसराती शाखें जब झूलती थी तो कई पत्तों के शोर की आवाज़ें एक तरंग की तरह बजती थी। मुख्तलिफ गलियों से होते हुए उसकी गाड़ी अब जोंगशान के उस गली में आ गई थी जहाँ सिर्फ 2 या 3 मंजिलें ही इमारतें बनी हुई थी। नीचे पुरानी दुकानों की कतारें थीं, ऊपरी मंजिल में रिहाइश थे। कुछ कैफ़े थे, कुछ बुक स्टोर, कुछ ज्वेलरी की दुकानें तो कुछ ब्रांड्स के आउटलेट्स। एक साइड पर गाड़ी रोककर वो बाहर निकल आया था। बासिल ने भी उसकी तकलीद की थी। तेज सांसों के साथ अतराफ में नजर दौड़ा रहा था। बासिल ने कलाई में बंधी हुई घड़ी को देखा। अभी तो रात का आगाज हुआ था, अभी तो यहाँ रोने के लगने का वक्त हुआ था, लेकिन गली सुनसान पड़ी थी। दुकानों के न्यून साइन बुझे हुए थे, रोशनियाँ बंद थी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? कुछ बताओ तो सही, ताकि अगर वो मेरे सामने आए तो मैं भी उसे पहचान सकूं। बासिल उलझन से बोल रहा था, लेकिन ज़ैम के सर्द निगाहें गली के आखिरी सिरे पर खड़े उस शख्स को देख रही थी, जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। उसने सियाह हुडी पहनी हुई थी, हुड सर पर गिरी हुई थी और आधे चेहरे पर नकाब था। एक लोहे के रोड हाथ में पकड़े उसने कंधे से टिका रखा था। उनके दरमियान 100-150 कदम जितना फासला था। वो कुछ कहे बिना पलट गया था। ज़ैम अपनी जगह से हरकत करते हुए तेजी से उसके पीछे भागा था, बैग कंधे पर डाले। बासिल भी उसके पीछे भाग रहा था, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी। वो काफ़ी देर भागते हुए अब निढाल हो चुका था, लेकिन वो शख्स जैसे हवा में तहलील हो गया था, रात के अंधेरों में गुम हो गया था। वो दोबारा दिखाई नहीं दिया था। घुटनों पर हाथ रखे वो झुका हुआ सांस भर रहा था। अजीब इंसान हो तुम, बिला वजह ही भाग रहे हो। बासिल रोड पर बैठा हुआ तेजी से सांस ले रहा था। तभी वहाँ 4 से 5 लोग निकल कर आए थे। उन सब के कद काट एक जैसे थे, सबके लिबास भी एक जैसे थे। पीछे रहना, ज़ैम ने पुश से जैकेट हटाते हुए पैंट के साथ उड़ती हुई थी, अपनी पिस्टल निकाली। ये तुम क्या कर रहे हो? बासिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहाँ आखिर क्या हो रहा था। मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। वो अपने बैग में अपना फ़ोन तलाश करते हुए खौफजदा से अंदाज में बोला। खामोश रहो बासिल, तुम किसी को फ़ोन नहीं करोगे। वो तेज़ लहजे में बोला था, तभी उसका फ़ोन बजा था। ज़ैम ने जैकेट की जेब से फ़ोन निकाला, नंबर अनजान था। उसने एक नज़र उन नकाबपोशों पर डाली, फिर कॉल उठाते हुए फ़ोन कान से लगा लिया। ये सब क्या है? तुमने कहा था तुम मुझे मिलोगे, इन सबको क्यों भेजा तुमने? मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हें शैंगसान में मिलूंगा, गुस्सेले लड़के। ये जोंगशान है, तुम इसे शैंगसान क्यों कहते हो? वो सबसे पूछ रहा था, गुस्सा उसकी रग रग में सरायत कर रहा था। जोंगशान का पुराना नाम शैंगसान ही तो है। वो चाइना का शहर जोंगशान का पुराना नाम है। ये ताइपे का इलाका जोंगशान है, इसका पुराना नाम ये नहीं था कभी भी। यानी तुम गहराई में उतरने में हिचकिचाते नहीं हो। वो शायद मबहम सा मुस्कुराया था। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था, किनारे से पुरसकून लहरों को देखकर, या उसके सकून के नीचे छुपी हुई तबाही के खोज करते हो? सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पिस्टल पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, ध्यान से देखोगे तो नज़र आ जाऊँगा। फ़ोन बंद हो चुका था। लोहे के रोड पकड़े वो लोग उनके करीब आ रहे थे। भागो ऑनज़ैम, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बासिल ने उसकी कोहनी पकड़ते हुए उसे खींचना शुरू कर दिया था। उसने कहा था वो मेरे सामने ही है। वो ख्वाबदीदा से अंदाज में बोला। उसकी आवाज़ इतनी सहर अंगेज क्यों थी? वो बड़बड़ा रहा था। पिस्टल वाला हाथ उसके पहलू में आ गिरा था। वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था, कभी इमारतों को देखता तो कभी चाय खानों पर झूलती लालटेनों को। क्या वो यहीं मौजूद है? वो पागलों की तरह यह हवा सर घुमाते हुए तेज तनफ्फुस के साथ किसी को तलाश कर रहा था। बासिल उसे यूं देख रहा था जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो अपने हवासों में नहीं लग रहा था। ऑनज़ैम, क्या दिमाग चल गया है तुम्हारा? बासिल ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। वो यहीं है। वो उसकी सुन ही कहा रहा था, किसी जादू के असर बस एक ही बात बड़बड़ाई जा रहा था। ऑनज़ैम, चलो यहाँ से। उसे खींचते हुए गाड़ी तक आते हुए उसे फ्रंट सीट पर धकेलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर तेजी से घूमकर दूसरी तरफ जाते हुए उसने ड्राइविंग सीट संभालकर फौरन ही गाड़ी को वहाँ से भगा दिया था। पूरा आसमान बादलों में छुप चुका था। ठंडी तेज़ हवाओं ने बारिश के बरसने का ऐलान कर दिया था। हल्की हल्की सी बूंदें नॉर्थ स्ट्रीट के सड़क पर गिरने लगी थी। कैफ़े के अंदर से उठती गर्म कॉफ़ी की महक और फूड स्टॉल्स पर से धुआं उड़ाती फ्राइड चिकन की खुशबू ने माहौल को गर्मा दिया था। बादलों की घन गरज शुरू हो चुकी थी, लेकिन बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। वो कैफ़े में ही मौजूद थी।
खूबसूरत मौसम का मज़ा कॉफ़ी के साथ दोबाला करने के लिए कई लोगों ने बटरकप का रुख करना शुरू कर दिया था। अभी भी सारी टेबल्स भरी हुई थी। मनल की पर्शियन बिल्ली का बच्चा भी सारे कैफ़े में भागते हुए और खेलने के बाद अब उसी की मेज़ पर बैठा हुआ था, सस्ता रहा था। वो जब कैफ़े आती थी तो साथ उसे भी ले आती थी। वह आने वाले कस्टमर्स भी उसके साथ खेलकर खुश हुआ करते थे। कॉफ़ी का मग लबों से लगाते हुए वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। जांगवान ने जो उसे सीप का बना हुआ ब्रेसलेट दिया था, मनल ने वो उसे के गले में पहना दिया था। उसकी निगाह ग्लास वॉल पर पड़ी। एक सियाह गाड़ी के टायर वहाँ चरचराए थे। उसने गाड़ी को बटरकप के सामने ले जाकर रोका था। एक नज़र ज़ैन पर डाली थी। वो खामोश बैठा था, यकटक वाइंड स्क्रीन को देख रहा था। बासिल ने उसके हाथ से पिस्टल लेकर कंसोल में रख दी थी, फिर ड्राइविंग सीट से उतरकर दूसरी जानिब जाकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। बाहर आ जाओ ओनज़ेम। बासिल के पुकारने पर वो बुरी तरह चौंका। नजरें गली में दौड़ाई। उस पर छाया हुआ वो शहर जैसे छटने लगा था। बूंदें अब तेजी से बरसना शुरू हो चुकी थी। तुम्हें क्या हो गया था? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। क्या तुम ठीक हो? उसके नासमझी से पूछने पर ज़ैन ने अस्बात में सर हिलाया, फिर बाहर निकल आया था। बटरकप का सुनहरा न्यून साइन जगमगा रहा था। अंदर आ जाओ, कुछ देर बैठकर फिर चल जाना। 2 कॉफ़ी प्लीज़। वो काउंटर के पीछे खड़े जांगवान से बोला, फिर थके हुए अंदाज में चेयर घसीट कर बैठ गया था। वो पहले से वहाँ बैठी हुई थी। नोटबुक, लैपटॉप, पेन, सब कुछ टेबल पर बिखरा हुआ था। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? उसने हैरानगी से पूछा, जो सर पीछे को गिराए हुए आंखें मूंद कर बैठा था। ओनज़ेम जब अंदर दाखिल हुआ तो पहली नज़र जांगवान पर पड़ी थी। सर को खफीफ सी जम्बिस दी हेलो के से अंदाज में, फिर बासिल के बराबर वाली चेयर घसीट कर बैठ गया था। उसे देखकर मनल की हैरानगी 2 चंद हुई थी। टेबल के नीचे से अपना पैर जोर से बासिल के पाँव पर मारा। वो फौरन सीधा हुआ तो नज़रों में उससे पूछा कि ओनज़ेम उसके साथ क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों आया है? जब कोई मौत के मुंह से बचकर आया हो ना, तो उसे पहले कुछ खाने पीने की पेश किया जाता है। उस पर सवालों की बौछार नहीं की जाती। उसने शर्मिंदा करवाने वाले अंदाज में कहा था। ज़ैन की नज़रें उस बिल्ली के छोटे से बच्चे को देख रही थी, जो दोनों हाथों पर सर रखे आंखें बंद किए सो रहा था। इसे क्या हुआ है? उसने नज़रों में ही पूछा, जबकि वो आंखों में ही उसे खामोश रहने को कह रहा था। क्या सिर्फ आवाज़ के ज़रिए किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? वो सवाल ओनज़ेम की तरफ से आया था। वो अपने भारी और संजीदा से लबो लहजे में मनल से पूछ रहा था, जो नाकाबिले फहम नज़रों से उसे देख रही थी। बासिल भी सीधा हो बैठा था। आवाज़ के ज़रिए हिप्नोटाइज? मैंने इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा कभी। मनल ने शाने उचकाते हुए कहा। हिप्नोटिज्म की कई किस्में होती हैं, हो सकता है आवाज़ भी एक किस्म हो। उसने इजहार ख्याल किया। ऐसी बातों में जांगवान की नॉलेज कमाल की है। तुम बताओ तो जांगवान, क्या आवाज़ के ज़रिए हिप्नोटाइज करना मुमकिन है? वो ट्रे में 2 कॉफ़ी के मग लिए उनके पास रख रहा था जब बासिल ने उससे मुखातिब किया था। मुमकिन है? उसके सादा से अंदाज पर ज़ैन समेत मनल भी सीधी होकर बैठी थी। अब यकीनन जांगवान के मुंह से वो ऐसी बातें सुनने वाली थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। कदीम मिस्र के पुजारियों के पास एक तकनीक थी। वो लोग मंदिरों में एक खास तरीके से मखसूस लहजों में कुछ तराने पढ़ा करते थे, गहरी सांसों के साथ, जिसे सुनकर किसी भी इंसान का रिश्ता दुनिया से मुंतका होकर उसे ख्वाबों की वादियों में ले जाया करता था। इसे टेम्पल ऑफ स्लेप का नाम दिया गया था। मिस्र में कई ऐसे टेम्पल कायम किए गए थे जो दरअसल शिफा खाने थे। वहाँ अंधेरे कमरों में लोगों को लिटाकर उनकी जहनी, नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों का इलाज किया जाता था। इस तरह से यूनान, हिंदू मत और फिर बुद्ध मत में मंत्र जाप, ये सब आवाज़ के ज़रिए जहन पर असर डालने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक मखसूस लहजे में अदा किए गए अल्फाज का इस्तेमाल, रिदम, ये सब मिलकर इंसान को उसके शऊर से बेगाना करके वहाँ ले आते हैं जहाँ हिप्नोटाइज करने वाला शख्स उसे बुलाना चाहता है। बटरकप में नई कॉफ़ी लॉन्च की गई है, टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा उसका जायका कैसा है। वो तीनों जो पलके झपकाए हुए उसे सुन रहे थे, वो आखिर में मुस्कुराते हुए कहकर वहाँ से चला गया था, जिसके जाते ही वहाँ छाया हुआ सकूत भी टूट गया था। क्या इंसान है ये? बासिल गहरी सांस भरता जैसे खुद को फिर से माहौल में खींच कर लाते हुए बोला था। मुझे लगता है इसे भी हिप्नोटाइज करना आता है। वो हल्के फुल्के से अंदाज में बोलते हुए कॉफ़ी का मग उठाकर लबों से लगा चुका था। ओनज़ेम खामोश था, जामिद था। उसके अंदर भी सन्नाटे गूंज रहे थे। जहन पर सिर्फ एक ही सवाल रोशन था, वो कौन था और क्यों शरीर के पीछे पड़ा हुआ था। कॉफ़ी पियो, ठंडी हो रही है। बासिल ने उसका कप उसके नज़दीक करते हुए कहा था, लेकिन वो बसते हुए फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ। जैकेट के अंदरूनी जेब से फ़ोन निकाला तो ज़रीर की कॉल थी। उसने यस करके कांच लगाई। कहाँ हो ज़ईम, कब से गायब हो?
मैं कैफ़े में हूँ। ज़ैम की नज़रें उस बिल्ली के बच्चे को देख रही थी। कौन से कैफ़े में? वो हैरान हुआ था। उसने आज तक ज़ैम के मुंह से ये कभी नहीं सुना था कि वो किसी कैफ़े में बैठा हुआ है। बटरकप में हूँ, कुछ देर में पहुँचता हूँ। तुम बटरकप में क्या कर रहे हो? उसकी हैरानगी मज़ीद बढ़ी थी। मैं आकर बताता हूँ। उसने दूसरी बात किए बिना ही फ़ोन रख दिया था। मुझे जाना है, इसलिए माजरत जाता हूँ। उसका इशारा कॉफ़ी के अनछुए मग की तरफ था। नो प्रॉब्लम। मनल ने फ़ौरन ही शर्मिंदगी को ज़ाहिर करने के लिए कोशिश की और वो मग अपनी जानिब खिसका लिया। तुम घर कैसे जाओगे? अब क्या वो बासिल से पूछ रहा था, क्योंकि बाहर बारिश तेज़ हो चुकी थी। हम तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, साथ ही चले जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, वो अपने मनल और जांगवान के मुतालिक कह रहा था। ठीक है, फिर मिलते हैं, वो सर हिलाकर कहते हुए वहाँ से चला गया था। क्या तुम इस नकचढ़े और मगरूर इंसान की गुड बुक में शामिल हो चुके हो, बासिल महमूद? वो लहजे में हैरानगी समोते हुए पूछ रही थी। ये हिप्नोटिज्म की बात क्यों कर रहा था? कुछ हुआ है क्या इसके साथ? अब के वो मेज़ पर दोनों हाथ रखे आगे को झुकते हुए राजदारी से बोली। वही शख्स है जो जरीर बिन कादिर को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। उसी ने आज ज़ैम पर अटैक करवाने की कोशिश की है। बाय गॉड! अब के वो पुरजोशी से कहता हुआ आगे हुआ था। तुम इसकी हालत देख लेती ना मिनल, तो यूँ लग रहा था जैसे किसी ने इस पर जादू कर दिया हो। अंधेरी गली में ये पागलों की तरह घूम रहा था और एक ही बात कर रहा था, वो यही है। उसने कहा है मैं यही हूँ। और हमारे सामने वो 4-5 ऊंचे लंबे से आदमी लोहे की मोटी सी रोड लिए हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तुम यकीन नहीं करोगी मैं कैसे कांपते जिस्म के साथ उसे वहाँ से खींच कर लाया हूँ। दिल बंद हुआ जा रहा था उसे सिचुएशन को देखकर। वो वक्त याद करते हुए उसके बदन में अभी भी सनसनाहट सी हो रही थी। वैसे कॉफ़ी अच्छी है, किसकी तरकीब है ये? वह शताई से पूछ रहा था। जांगवान की। सिर्फ खास किस्म की कॉफ़ी बीन्स को हल्का सा रोस्ट करने के बाद क्रश करता है। उसमें कोई सौंफ जैसा एक मसाला भी हल्की सी मिकदार में शामिल करता है। जब ये सुबह बनाता है तो यकीन करो पूरी गली इसकी खुशबू से महक जाती है। जायका कमाल का है इसका, ये मेरी फेवरेट होने वाली है। कुछ नाम भी रखा है इसका। वो उसे ब्लूइश कॉफ़ी कहता है। ब्लूइश? नीली राख? उसकी ज़ात और कॉफ़ी की तरह ये नाम भी अनोखा ही है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम जांगवान के साथ आओगी या मेरे साथ चल रही हो? आखिरी घूंट लेकर कप मेज़ पर रखते हुए वो उससे पूछ रहा था। तुम चले जाओ, मुझे वक्त लगेगा। बारिश की वजह से वहाँ कस्टमर्स की तादाद भी ज़्यादा थी। बात सुनो, तुम इसके साथ कर क्या रहे थे? वो कहाँ मिला तुम्हें? वो अब के मशकूक नज़रों से बोली। मैं शांगसान पार्क गया था एक राइटर से मिलने। ये पहले से वहाँ था, उसी शख्स की तलाश में गया हुआ था। उसने कुछ पजल दिया था ज़ैम को, जिसे सोल्व करते हुए हम जोंगशान स्ट्रीट नंबर 4 गए थे। स्ट्रीट नंबर 4? वहाँ क्यों? उसने हैरानगी से पूछा तो उसने शाने उचका दिए। मैंने उससे कोई तफसील नहीं पूछी, ना ही उसने मुझे कुछ बताया। उसने कुन आँखों से उसे देखा था जो अपनी पसंदीदा टेबल के गिर्द रखी चेयर पर बैठी थी। आज उसकी तबीयत नासाज थी। कैफ़े में काम करने के बजाय वो बुक फेयर से खरीदी गई किताब लिए कब से वहीं बैठी हुई थी। ग्लास वॉल से अंदर आती सूरज की रोशनी सीधी उसके वजूद पर पड़ रही थी। ऊंची पोनी में सारे बाल बांध रखे थे, पेशानी बैंक से छुपा रखी थी। नाजुक सा सिल्वर फ्रेम का चश्मा उस पर सूट करता था। जींस के ऊपर ब्लैक स्वेटर पहने वो इर्द गिर्द से बेखबर अपनी दुनिया में मगन थी। उसके लिए कॉफ़ी बनाकर उसने कप जूही ट्रे में रखा था, उसी वक्त दरवाज़ा खुला था। हेलो, वो नौजवान मिसेस सोमा को खुश इखलाकी से कहता हुआ आगे बढ़कर मनल के टेबल के पास जाकर रुक गया था। 2 सेकंड खड़े रहकर उससे कोई बात की, फिर जरा सा उसकी जानिब झुककर उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए उसका बुखार जांचा, फिर चेयर घसीट कर बैठ गया। वो अपनी किताब बंद करके उसकी जानी मुतवज्जा होकर उससे बातें कर रही थी। जांगवान ने हाथ में पकड़ी ट्रे को देखा, फिर ट्रे वापस रखकर कप लेकर कैफ़े से बाहर आ गया। अंदर ज़्यादा रस भी नहीं था। चंद एक कस्टमर्स बैठे थे जिन्हें उनका ऑर्डर सर्व कर दिया गया था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग के पीछे से ढलते सूरज की शाएं निकल रही थी, जिसके गुरूब होने के बाद यहाँ की रंग बिरंगी रोशनियाँ जगमगाने वाली थी। कैफ़े की दीवार के साथ ही टेक लगाकर खड़ा वह सामने के मंजर में अपने जहन को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचे थी कि भटक भटक कर उस लड़की के सिमत मुड़ रही थी। वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहता था, उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहता था, उसकी यादों को दिल में बसाना नहीं चाहता था, लेकिन वो हर मामले में बेबस हो रहा था। वो एक अनमोल दिल की लड़की थी।
जिसके जज्बात कांच की तरह नाजुक थे, वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने दिल का क्या करता जो उसके हाथ से निकलता जा रहा था। उसे खुद पर काबू पाना था, वो उस लड़की के काबिल नहीं था। उसने मग होठों से लगा रखा था जब वो बाहर निकला। कैसे हो तुम जांगवान? बासिल ने शायद पहली दफ़ा उससे इसके हाल चाल पूछे थे। ठीक हूँ, मनल की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखना, उसे काम मत करने देना। वो उसकी तरफ से फिक्रमंदी जाहिर करता हुआ उसे तलकीद कर रहा था। वो जब अंदर आया तो वो टेबल पर दोनों हाथ रखे उनमें सर छुपाए बैठी थी। वो मग काउंटर पर रखे हुए उसके पास आ गया था और ग्लास वॉल पर लगे हुए बारीक से वाइट जालीदार पर्दे ठीक कर दिए थे, जिसकी वजह से अब रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। वो जो ही पलटा, मनल ने भी उसी वक्त अपना सर ऊपर उठाया था। उसे देखकर चौंकी और बेसाख्ता ही उसका नाम ले बैठी। वान? उसकी हल्की सी आवाज़ में लिया गया अपना नाम उसके कदम वहीं मुंजमद कर गया था। उसने आहिस्तेगी से गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो अब 2 उंगलियों और अंगूठे की मदद से अपनी पेशानी को दबा रही थी। चेहरे पर हल्की सी तकलीफ के तासुरात भी थे। आप ठीक हैं मदाम? वो बेइख्तियार ही उसके चेयर के करीब आया था। सर में टी से उठ रही हैं, मुझसे अब यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा। मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। कैफ़े को मैनेज कर लोगे ना तुम? आज मिसेस सुमा भी नहीं आई थी, जिसकी वजह से भी मनल बुखार होते हुए भी ऑफ नहीं कर सकी थी। आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ संभाल लूँगा। कैफ़े की बाकी वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। आए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मनल ने उसके बढ़ाए हुए हाथ को देखा और फिर उसकी नज़रें वान के चेहरे की जानिब उठी थी। वो उसे ही देख रहा था। इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी। उसने मना करते हुए उठने की कोशिश की और उसी वक्त उसका सर बुरी तरह चकराया था। उससे पहले कि वो कुर्सी पर गिरती, जांगवान ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर आराम से चेयर पर बिठाया था। आराम से? क्या आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? एक घुटना ज़मीन पर टेके वो उसके सामने नीचे बैठा हुआ तशवीश से पूछ रहा था। उसकी भूरी आंखों में मनल के लिए फिक्रमंदी थी। नहीं, सिर्फ बुखार और सर दर्द है। नजरें चुराते हुए उसने अपनी आवाज़ को भीगने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ज़रा सी भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हसासियत का शिकार होने लगती थी। छोटी छोटी सी बातें दिल पर जा लगती थीं और किसी की ज़रा सी भी फिक्रमंदी पर उसकी आंख भर आती थी। बचपन में भी जब कभी उसे बुखार चढ़ता था तो उसकी माँ उसे सीने से लगा कर रखती थी। उसे समझाने की भी कोशिश करती थी कि इतना हसास होना भी अच्छा नहीं होता। अभी वो खुद को वही छोटी सी बचपन वाली मनल महसूस कर रही थी, जिसे बुखार में मुब्तला देखकर उसके माँ बाप फिक्र और परेशानी में मुब्तला होकर उससे पूछते थे कि वो रो क्यों रही है। सिर्फ मामूली सा बुखार ही तो है, उतर जाएगा। लेकिन वो कभी उन्हें अपने एहसास नहीं बता सकी थी। उसे खुद नहीं समझ आता था कि एक मामूली सा बुखार उसे इतना इमोशनल क्यों कर दिया करता था, उसे बिला वजह रोना क्यों आता था। लेकिन आज उसे गले लगाने, उसे पुरसकून करने के लिए न उसकी माँ उसके पास थी और न ही बाप। उसका दिल भर आया था। दोनों हाथों को बाहम मिलाकर मुट्ठी सी बनाकर गोद में रखे हुए वो बस लरसती पलकों के साथ अपने हाथों को ही देख रही थी, जिसमें भी लर्जिश उतरी हुई थी। वो कमज़ोर नहीं थी, उसे सहारे तलाश करने की आदत नहीं थी। वो अपने लिए काफ़ी थी। वो खुद को संभाल सकती थी, हर मुश्किल से तन्हा लड़ने की अहलियत रखती थी। लेकिन एक आदत जो बचपन से पड़ी हुई थी वो अभी तक छूटी नहीं थी। उसके माँ बाप को गुजरे अब सालों बीत चुके थे। जब उसे उनकी ज़रूरत होती और वो उसके पास नहीं होते थे तो अब उसकी कैफियत और भी ज़्यादा दिल बर्दाश्त होने लगती थी, जैसे कि अब हुआ था। उसने सख्ती से निचले लब को किनारा दांतों तले दबा रखा था। वो इनसिक्योर फील कर रही थी। जांगवान अभी भी उसके पैरों के पास में से ही बैठा था, उससे पूछ रहा था, सवाल कर रहा था, लेकिन वो खामोश थी। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो गहरी और गौर फिक्र करती नज़रों से कभी उसके लरसते बंद हाथों को देख रहा था और कभी उसके चेहरे को जो झुका हुआ था। वो अपने अंदर उठते इमोशंस से बर्दाश्त थी। अपने वालिदैन के एहसास और उनकी खुशबू को महसूस कर रही थी। तब उसे अपने हाथों पर एक जलते हुए लम्स का एहसास हुआ था। काफ़ी तेज़ फीवर है, वो खुद कलामी के से अंदाज में बोल रहा था और उसने रुकी हुई सांस के साथ अपने हाथों को देखा था, जिन पर उसका मजबूत और तवाना सा हाथ रखा हुआ था। जांगवान का रंग काफ़ी फेयर था, उसके हाथ की जिल्द भी काफ़ी साफ थी। लंबी मजबूत उंगलियों को उसने मनल के हाथों के गिर्द ऐसे बांधा हुआ था जैसे उसे हर मुश्किल से बचाने के लिए वो काफ़ी था। उसके हाथ की हरी और नीली सी रंगों के जाल को देखते हुए उसने नजरें उठाकर जांगवान के चेहरे को देखा था, जहां उसे कोई गैर मामूली जज्बा नहीं दिखाई दिया था। वो बस फिक्रमंद था और उसकी इतनी सी फिक्रमंदी, उसकी करम नवाजी मनल जलील के दिल पर बुरी तरह झंझोड़ रही थी। उसे उन एहसासात से
रोशनास करवा रही थी जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किए थे। वो जांगवान और बासिल का मुआवजा ना करने पर मजबूर हो जाती थी। कुछ देर पहले बासिल भी तो उसके पास बैठा था और इतनी ही फिक्रमंदी से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। तब क्यों उसके दिल में तूफान नहीं उठे थे? बासिल ने जब उसकी परेशानी को छुआ था तो तब क्यों उसके रगो जान में वो लम्स करंट बनकर नहीं दौड़ा था? क्या जांगवान मुख्तलिफ था? उसका होना और बासिल का होना मुख्तलिफ था। जो जांगवान के लिए महसूस करती थी वो जज्बात बासिल के लिए क्यों कभी महसूस नहीं किए गए थे? क्या ये सिर्फ मामूली से जज्बात थे या कोई और एहसासात थे? यकीनन कोई बहुत खास और मुनफरिद सा एहसास था। अगर मामूली होता तो कभी उसके हाथ का लम्स उसके जिस्म पर बर्फ़ की तरह गर्दिश न करता। मनल के अपार्टमेंट में इस वक्त किचन से उठापटक की आवाज़ें आ रही थी। सामी और सुजैन के साथ जमिया कोई नई डिश ट्राई कर रही थी। पूरा किचन बिखरा हुआ था। सामी सब्जियां काट रहा था तो सुजैन बाउल में आटा गूंद रही थी। जमिया काउंटर से टेक लगाकर खड़ी हुई थी, ट्राउज़र शर्ट पहने, हाथ में फ़ोन लिए यूट्यूब पर रेसिपी देख रही थी। मनल की ख़राब तबीयत की वजह से वो आज रात यहीं रुकने का प्लान बनाकर आई थी। जब कभी वो रात ठहरने आती सामी और सुजैन भी नहीं सोते थे। उन दोनों की उसके साथ काफ़ी बनती थी। कभी कोई नई डिश ट्राई करते, मूवी देखते या बोर्ड गेम्स खेला करते थे। मनल भी उनका साथ दिया करती थी, लेकिन अभी वो निढाल सी अपने रूम में बेड पर पड़ी हुई थी, ब्लैंकेट ओढ़े, सुर्ख नाक और पानी भरी आंखों के साथ इंस्टाग्राम खोले बेमकसद स्क्रॉल कर रही थी। साइड टेबल पर बुखार और फ्लू की दवाइयाँ, चॉकलेट्स, जूस, खाली बोल पड़ा था। कुछ देर पहले जमिया ही उसका कॉर्न सूप बनाकर दे गई थी और सख्ती से ताकीद की थी कि सूप पीकर और टेबलेट लेकर अब वो सो जाए। लेकिन उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। उसे कभी भी इस वक्त सोने की आदत नहीं थी, तो उस वक्त वो चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। जिस्म निढाल था, आंखें बोझल हो रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो उसकी नज़रों के सामने आई थी। वो एयरपोर्ट का मंजर था। लोगों का एक जमो गफिर उसमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ उस शख्स पर रुकी हुई थी जो उनके दरमियान चल रहा था। सियाह लॉन्ग कोट पर सियाह गॉगल्स लगाए, उसने एक मफलर अपने आधे चेहरे पर लपेटा हुआ था। वो सर को ज़रा सा झुकाकर ऐसे चल रहा था जैसे उसे आसपास अपने पीछे भागते लोगों से कोई सरोकार ना हो। उसके साथ तेज़ कदमों से चलता हुआ उसका मैनेजर फ़ोन कान से लगाए हुए था। मनल ने आबरू भींचकर स्क्रीन को जूम करते हुए उस मफलर को देखा था, हल्के जामुनी रंग का मफलर। उसने स्क्रीन को चेहरे के सामने किया, गौर से देखा। जहन में कुछ क्लिक हुआ था, कुछ याद आया था। वह एक झटके से उठी थी। साइड टेबल पर रखे हुए अपने ग्लासेस उठाकर आंखों पर चढ़ाए और फिर से उस मफलर को देखा। वही था, वो मफलर मनल का था जिस दिन शरीर को गोली लगी थी। उसने उसी मफलर से उसका खून रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद से वो उसे याद ही नहीं रहा था। उसने जरीर से पूछा ही नहीं कि उसका मफलर कहाँ गया। जिस दिन वो हॉस्पिटल गई थी वो उसके पहुंचने से पहले ही उसे साइड टेबल के ड्रॉ में रख चुका था और वो उसे अब दिखाई दिया था। लेकिन वो उस मफलर को क्यों इस्तेमाल कर रहा था? उसने टिश्यू पेपर्स निकालकर नाक साफ की थी। टेबलेट का असर अभी शुरू नहीं हुआ था। उसे अभी भी नकाहत और हरारत महसूस हो रही थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर उसने जरीर कादिर का अकाउंट खोला। 2 घंटे पहले उसने चंद तस्वीर पोस्ट की थी। एयरपोर्ट की वीडियो सुबह की थी, यानी अभी वो जापान में था। ड्रामे की शूटिंग के लिए वो 10 दिनों के लिए वहाँ गया हुआ था। टोक्यो में मौसम बारिशों का था। उसने अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी होकर वो पिक्चर ली थी। हाथ में एक कॉफ़ी का भाप उड़ाता हुआ कप पकड़ रखा था और पीछे पूरा बारिश में भीगता हुआ शहर दिखाई दे रहा था। उसने पिक्चर स्लाइड की तो उसके एयरपोर्ट की सेल्फी थी। उसमें उसने बबल टी का डिस्पोजल ग्लास चेहरे के सामने कर रखा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लाइट पर्पल वाला मफलर अच्छे से दिख रहा था। एक तस्वीर रनवे पर खड़े होकर जहाज की थी। एक खिड़की से नजर आते बादलों से भरे हुए आसमान की। उस पोस्ट पर एक कैप्शन भी लिखा हुआ था जिसके आखिर में एक पर्पल हार्ट वाला इमोजी था और नीचे #जापान #बबल टी लिखा हुआ था। जरीर कादिर अपने अकाउंट पर एक्टिव था, तस्वीर खींच रहा था, उन्हें अपलोड कर रहा था, वो भी कैप्शन के साथ। या उसके नेचर में बदलाव आ रहा था? वो लब दांतों तले दबाए अब उस अरबी में लिखी हुई इबारत को ट्रांसलेट कर रही थी। हाफिज़ ज़िक्र का फ़ी क़ल्बी, मैंने तुम्हारी याद को अपने दिल में संभाल कर रखा है। या हयाती, ए मेरी ज़िंदगी। और बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा था। आई वुड नेवर फॉल इन लव अगेन अंटिल आई फाउंड हर। I said I would never fall in love unless
it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you until I found her. वो कभी उस गाने के बोलों को सुन रही थी तो कभी उसकी तस्वीर देख रही थी और कभी उसकी पोस्ट पर लिखे हुए उस कैप्शन को। तुम सोई नहीं अभी तक? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो उसे बैकग्राउंड से टेक लगाए देख कर हैरान रह गई थी और पूछा, नींद नहीं आ रही? उसने निढाल से अंदाज में जवाब दिया, इसे बंद करके साइड में रखो, ये तुम्हारे हाथ में होगा तो नींद आएगी भी नहीं। वो उसके हर वक्त फ़ोन चलाने पर कभी कभार चिढ़ जाया करती थी। सामी और सुजैन क्या कर रहे हैं? मूवी सिलेक्ट कर रहे हैं, आज हॉरर देखने का प्लान है। उन्हें ज़्यादा देर जागने मत देना, वक्त पर सुला देना, सुबह स्कूल जाना है दोनों को। तुम उनकी फिक्र ना करो, मैं देख लूँगी। थर्मामीटर उसके मुंह में डालकर अब वो उसका बिखरा हुआ कमरा समेट रही थी। तुम भी रेस्ट कर लो, कब से कामों में लगी हुई हो, हॉस्पिटल भी जाना होगा सुबह तुम्हें। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से कहा है कि घर पर पहले एक मरीज़ को ठीक कर दूं, उसके बाद आऊँगी। अब वो उसकी राइटिंग टेबल को ठीक करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोली तो मनन ने सर पीछे को टिकाकर हंस पड़ी थी। 102 बुखार। वो उसके मुंह से थर्मामीटर निकाल कर देखते हुए बोली, सुबह तक उतर जाना चाहिए वरना तुम्हें साथ ही हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तुमने इन कहानियों को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है, इनके पीछे तुम्हें अपना होश भी नहीं रहता, ना ठीक से कुछ खाती हो ना अपना ख्याल रखती हो। हर चीज़ में बैलेंस रखना सीखो वरना मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन नज़र भी नहीं आओगी। वो उसके दुबले पतले से सरापे पर चोट करते हुए बोली, मैं कोशिश करके देख चुकी हूँ, वज़न बढ़ाना मेरे बस का काम नहीं है। किसी से वेट कम करना महाल हो जाता है और तुमसे चंद किलो नहीं बढ़ाया जा रहा। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी मेरी प्यारी डॉक्टर, बस ये अब लेक्चर ख़त्म करो अपना। तुम सुनती भी तो नहीं हो, वो नाराज़गी से कहते हुए साइड टेबल से खाली रेपर और बाउल उठा रही थी। आई लव यू। उसके बरक्स वो शरारती सी मुस्कुराहट के साथ बोली, सो जाओ ड्रामेबाज। उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए वो लाइट और दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। मनल ने तकिए पर सर रखते हुए फिर से फ़ोन ऑन करके चेहरे के सामने कर लिया था। इस आदमी ने मेरा मफलर वापस क्यों नहीं किया और ये किसके लिए इतनी रोमांटिक पोस्ट लगा रहा है? वो बेक वक्त उस मफलर वापस ना देने पर खफा भी थी और मुतजज़्ज़ भी थी कि क्या वाकई ज़रीर बिन कादिर किसी के लिए जज्बात रखता है, किसी को पसंद करता है, लेकिन किसको? उसके ब्रेकअप को 2 साल से ज़्यादा होने वाले थे। वो जब जोनी के साथ रिलेशनशिप में था तब भी उस तरह की पोस्ट करके इजहार नहीं किया करता था। हालांकि तब तो उसकी एजेंसी की तरफ से भी ये बात कंफर्म की गई थी कि वो दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं। मिस्टर, मेरा मफलर वापस करना भूल गए हो तुम शायद। उसके पास ज़रीर कादिर का नंबर था लेकिन उसने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और हैरत अंगेज तौर पर नोटिफिकेशन टोन बजी थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसका रिप्लाई आया था, जैसे वो फ़ोन हाथ में लिए उसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा हो। मुझे ये पसंद है, क्या मैं ये रख सकता हूँ? वो उसकी तरफ से ये जवाब आने की हरगिज़ उम्मीद नहीं कर रही थी। वो ब्रांड कॉन्शियस आर्टिस्ट था, उसकी घड़ी से लेकर चश्मा तक ब्रांडेड हुआ करता था। उसे एक आम से मफलर में ऐसा क्या पसंद आया था? रख लो। ना चाहते हुए भी वो इजाज़त दे गई थी। अभी शूटिंग से वापस आया हूँ, शावर लेकर कॉफ़ी पी रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? स्क्रीन पर जगमगाता वो पैगाम उसकी परेशानी पर बल ले आया था। मुझे इससे क्या लेना देना कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ? वो सिर्फ सोच ही सकी थी, लिख नहीं पाई थी। सोने की कोशिश कर रही हूँ। सोने की कोशिश? इस वक्त? तुम तो रातों को जागने की आदी हो ना? वो सवाल पर सवाल कर रहा था, बात से बात निकालने की कोशिश कर रहा था, गुफ्तगू को जारी रखना चाहता था। तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू हो रहा है इसलिए। मेडिसिन ली? हाँ। आप खामोशी थी, चंद सेकंड गुजरे, फिर 1 मिनट, कोई पैगाम नहीं उभरा। वो फ़ोन बंद करने लगी थी, तभी फिर टोन बजी, सो जाओ, अपना ख्याल रखना। मनल ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया था। वाईफाई बंद करके फ़ोन भी ऑफ करके साइड टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ उस पुरतेज से अपार्टमेंट में नीम अंधेरा था, सिर्फ साइड टेबल की लाइट रोशन थी। आर्टिस्तान में सुलगती हुई लकड़ियों की चिड़कने की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर शोर मचाती हुई बारिश की तेज़ी से गुजरती हुई बूंदें, दरख्तों की शाखों की तेज़ी से लहराने की सरसराहट, खनक सर्द हवाएं। अपार्टमेंट के बाहर का मौसम जितना सर्द था, अंदर इतनी ही गर्माइश का एहसास था। वो अभी गर्म पानी से शावर लेकर आतिशदान के पास रखी हुई आर्म चेयर पर बैठा हुआ था। हाथ में पकड़े हुए गर्म कॉफ़ी के मग की हरारत उसके अंदर सराहियत कर रही थी। लबों से लगाए वो फ़ोन को चेहरे के सामने किए हुए था। इनबॉक्स खुला हुआ था, हर गुजरते सेकंड के साथ मैसेजेस की कतार लग रही थी। उसे नोटिफिकेशन की ट्यून पसंद नहीं थी। उसने फ़ोन वाइब्रेशन पर लगाया हुआ था। हर आने वाले पैगाम पर उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। उसे इन हज़ारों मैसेजेस से कोई सरोकार नहीं था। वो
अंगूठे से स्क्रॉल करते हुए सिर्फ एक नाम को तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद वो उसे नज़र आ गया था। उसकी चैट को उसने पिन कर दिया था, फेवरेट में डाल दिया था। अब हज़ारों पैगामात भी आ जाते तो सबसे ऊपर सिर्फ उसी का नाम होता। वही चमकता, वही जगमगाता और सबसे पहले सिर्फ वही नज़र आता। उसने अंगूठे से टैप करके उसे ओपन किया था। मिस्टर, मेरा मफलर वापस करना भूल गए हो शायद। उसे गिनती भूल गई थी। उसे याद नहीं रहा था कि उसने उस पैगाम को कितनी दफ़ा पढ़ डाला था। वो अल्फाज जैसे उसकी आंखों में बस गए थे, दिल में कैद हो गए थे। लेकिन क्यों? मामूली से ही तो थे अल्फाज। अल्फाज मामूली हो सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए एहसासात कभी मामूली नहीं होते। उसने कप को कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए वहाँ पड़ा हुआ मफलर उठाया था, हथेली में लपेटकर उसे अपने चेहरे के करीब कर लिया था। उसकी खुशबू सांसों में घुल रही थी। उसका नर्म एहसास आंखों को और लबों को महसूस हो रहा था। आंखें मूंदे वो सर पीछे को गिरा गया था। अपनी ज़ात को उस एहसास के हवाले कर दिया था, खुद को उसकी खुशबू में डूब जाने दिया। बिना किसी एतराज़ के, बिना किसी अज़्र के, बिना किसी सवाल के जो हो रहा था वो होने दिया। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। शायद मोहब्बत की पहली दस्तक पड़ चुकी थी। दिल की सरजमीन पर बारिश बरस रही थी। उसकी कौपल फूट रही थी। दीवारों पर एक नाम लिख दिया गया था। चिराग जल उठे थे, मशालें सजा दी गई थी, तख्त तैयार कर दिया गया था और वहाँ सिर्फ एक चेहरा रोशन था। सिर्फ एक नाम जगमगा रहा था, पूरी शान से बराजमान। गर्दन उठाए मोहब्बत ने सहज सहज कर चलते हुए उसके वजूद को जकड़ लिया था। उसे अपना शिकार बना लिया था। मोहब्बतनामा उसके हाथ में दे दिया गया था। उसे बता दिया गया था कि अब वो भी उन दीवानों में शामिल हो चुका है जिनके जात पर उनसे ज़्यादा उनके महबूब का हक हुआ करता है। तुम्हें मारपीट के अलावा कुछ नहीं आता? जब देखो किसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हो, किसी माफिया तंजीम को ज्वाइन कर लो। जहाँ लड़ने की ज़रूरत होती है वहाँ से भाग जाते हो और बिला वजह के लोगों को मारकर हीरो बनने की कोशिश करते हो। ज़रीर बिन कादिर, तुम बेवकूफ़ इंसान हो। बारिश के शोर, आतिशदान में सुलगती लकड़ियों की आवाज़ में अब एक तंज में डूबी हुई आवाज़ भी शामिल हो चुकी थी। बाहर रात कतरा कतरा पिघलती ढल रही थी और अंदर वो बंद आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। वो आईने के सामने खड़ी हुई थी। शावर लेकर बाल ड्राई करने के बाद अब चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। 2 दिन के बुखार ने उसके चेहरे की सारी शादाबी खींच ली थी। होठों पर लिप बाम लगाते हुए वो अब जब्त से अपने अक्स को देख रही थी। गालों पर सुर्ख सुर्ख से छोटे छोटे दाने थे जो उसके टीन एज में निकलना शुरू हुए थे और अभी तक उसके जान छोड़ने से इनकारी थे। मनल को उन्हें अपने चेहरे पर देखने की आदत थी, लेकिन होठों के पास जो एक नया पिंपल अपना दीदार करवा रहा था वो उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। वो जांगवान के सामने इस चेहरे के साथ कैसे जा सकती है आखिर? कोई बात नहीं, लव योर सेल्फ, तुम जैसी हो, प्यारी हो। गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करते हुए उसने एक नई ट्यूब उठाकर ज़रा सी लेकर उस दाने पर लगाई। फिर उसके ड्राई होने के बाद सियाह मास्क उठाकर चेहरे पर लगा लिया था। जब तक ये नहीं जाएगा ऐसे ही रहना पड़ेगा। बालों में ब्रश करके हाफ क्लेचर में कैद करके वो रूम से बाहर निकली थी। सामी और सुजैन को स्कूल भेजने के बाद जमिया हॉस्पिटल जाने से पहले उसका नाश्ता भी तैयार करके गई थी और एक स्टिकी नोट भी छोड़ कर गई थी कि नाश्ता ज़रूर करें, वरना वो नाश्ते के नाम पर सिर्फ कॉफ़ी पर गुजारा करती थी। कुछ ही देर बाद चार्जिंग पर से फ़ोन उठाकर फिर कमरे में आई। एक नज़र वहाँ दौड़ाते हुए बिल्ली के बच्चे को तलाशा जो राइटिंग टेबल पर कोने में छुपकर सो रहा था। उसे उठाकर प्यार किया, फिर गोद में उठाकर घर लॉक किया और बाहर आ गई थी। कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। जांगवान कैफ़े जा चुका था। वो जब वहाँ पहुँचती तो सूरज पूरी तरह से निकल आया था। आज वह मामूल के बरक्स ज़रा देर से उठी थी। आज आसमान भी साफ था, बारिश के आसार नहीं थे। जांगशान नॉर्थ स्ट्रीट में सुबह ढलने लगी थी। वो कैफ़े में दाखिल हुई तो कॉफ़ी और डोनट्स की महक ने उसका इस्तकबाल किया। किचन से रिश्ता अंगेज मीठी मीठी सी खुशबू उठ रही थी। यकीनन मिसेस सुमा बेकरी आइटम्स की तैयारी में मसरूफ़ थी। जकी कैफ़े के बाहर लगे हुए प्लांट्स को पानी दे रहा था। कोई बाहर से ग्लास वॉल क्लीन कर रहा था। कोई कस्टमर्स का ऑर्डर नोट कर रहा था। कोई ट्रे उठाए कॉफ़ी सर्व कर रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में भी सब ठीक चल रहा था। अगर वो कैफ़े ना भी आती तो उसके बगैर भी वो चल सकता था, क्योंकि उसे चलाने वाले मेहनती और ईमानदार थे। मनल के साथ मुखलिस थे। वो मुस्कुराते हुए काउंटर के पास आई थी जहाँ वो कॉफ़ी मशीन के सामने खड़ा हुआ था। एप्रन बांधे आस्तीनों को ऊपर खींचे। मनल की तवज्जो अगर उसकी भूरी आंखों से हटकर कहीं जाती थी तो उसकी कलाई थी जिसमें सिल्वर कलर की घड़ी बंधी हुई थी। बासल तक डिजिटल वॉच पहनता था।
ज़रीर, ज़ईम, ज़की, सामी, उसने सबके हाथों में मुख्तलिफ डिजिटल वॉचेस देखी थी। सिवाय इसके, क्या उसे वक्त के साथ आगे बढ़ना पसंद नहीं था, या वो चीज़ों को अपग्रेड करने के बजाय पुरानी चीज़ों को वैल्यू देने वाला इंसान था? मनल को उसकी चौड़ी सी कलाई में वही चेन वाली बनती हुई घड़ी ही भाती थी। वो उसे देखकर चौंका था, फिर मुस्कुरा दिया। अब तबीयत कैसी है? कॉफ़ी के कप में दूध मिक्स करते हुए वो पूछ रहा था। बहुत बेहतर। कॉफ़ी पीना चाहेंगी? कप ट्रे में रखने के बाद अब वो उसकी गोद में मौजूद बिल्ली के बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तुम्हारी स्पेशल ब्लूइश? ऑल राइट। वो वहाँ से चलते हुए अपनी पसंदीदा टेबल के पास आ गई थी। वो अक्सर खाली ही रहती थी, उसके अलावा वो वहाँ कोई और नहीं बैठता था। बैग मेज पर रखते हुए उसने लैपटॉप, हैंडफोन्स और नोटबुक निकालकर वहाँ रखना शुरू कर दिया था। कुछ ख्यालात थे, कुछ सोचें थी जिन्होंने जहन में उधम मचा रखा था। जब तक वो उन्हें सफ़े पर ना उतार देती, उन्होंने उसे बेचैन ही किए रखना था। बिल्ली का बच्चा उसके गोद से निकलकर भाग चुका था और अब सारा दिन उसने पूरे कैफे में भागते दौड़ते गुजारना था। टोक्यो, जापान, वो मुल्क जो किसी तिलस्मी कहानी का हिस्सा लगता है, जिसकी खूबसूरती की मिसाल कहीं नहीं मिलती थी, जिसकी फ़िज़ाओं में गर्द नहीं सिर्फ महक बसती थी, जिसकी ज़मीन पर फूलों की चादर तनी रहती थी। अगर सारी दुनिया की खूबसूरती एक हिस्से में रख दी जाए तो दूसरे हिस्से में जापान को रखा जा सकता है, और इसका पलड़ा भी हमेशा झुका रहता है। वहाँ मसरूफ़ ज़िंदगी की चहल पहल होने के बावजूद एक सुकून है, एक मानिक है, ऐसी सी खामोशी है, एक सुरूर है जो इस सरजमीन पर कदम रखता है। उसका जादू उसे जकड़ लेता है, अपना दीवाना बना लेता है। जो एक दफ़ा जापान चला जाए, उसका दिल फिर दुनिया के किसी भी खूबसूरत कोने में चला जाए खुश नहीं होगा। एक जगमगाता सुनहरा सा दिन टोक्यो में नमूदार हुआ था। रात जो बादल खुलकर बरसे थे, उसके आसार अभी भी दिखाई दे रहे थे। दरख्तों की शाखों और फूलों पर अभी भी शबनम के कतरे चमक रहे थे। वो एक सरसब्ज सा गार्डन था जहाँ पिछले 2 घंटे तक शूटिंग जारी रहने के बाद अब कॉफ़ी ब्रेक हुआ था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उनके टीम के सारे मेंबरान यहाँ वहाँ बिखरे कॉफ़ी का और सैंडविचेस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। कोराई और सीमल दोनों एक साथ बैठे हुए थे। दोनों के हाथों में स्क्रिप्ट थी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे अगले सीन की। ज़रीर उनसे कुछ अलहदा चेयर पर बैठा हुआ था, सफ़ेद टी शर्ट पर स्याह ड्रेस शर्ट पर पहने उसने सर पीछे को गिरा रखा था। फ़ोन की स्क्रीन रोशन थी। मनल की तरह उसे भी मकसद स्क्रॉलिंग करने की आदत थी। कहाँ को मुझे भी, आज तुम हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। सिमल के मुखातिब करने पर वो चौंका, फिर सीधा होकर बैठा था। मुझे धमकियाँ देकर अपने साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है और अब कोई भाव ही नहीं दे रहे। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो बेशक कम बोलता था, लेकिन आज तो जैसे उसे नामालूम सी चुप लगी हुई थी, जिसे सिमल और कोराई दोनों ने महसूस किया था। पता नहीं, बस बोलने का दिल नहीं चाह रहा। फिर क्या करने का दिल चाह रहा है? कोराई ने उसके करीब झुकते हुए राजदारी से पूछा, लेकिन आंखों में शरारत थी। क्या करने का दिल चाह रहा था? ज़रीर ने जैसा खुद से सवाल किया। किसी को देखने रहने का जी चाह रहा था, किसी को घूरती हुई सियाह आंखों में डूब जाने का मन कर रहा था, किसी के सामने बैठकर खामोशी से उसकी बातें सुनने की ख्वाहिश जाग रही थी। वो उन्हें क्या बताता कि उसका दिल क्या चाह रहा था? वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिला गया। बस ताइपे की याद आ रही थी। ओ, छोटे बेबी को घर याद आ रहा है, कोराई ने पुचकारते हुए कहा तो ज़रीर ने एक तेज़ नज़र उसे घूरा था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो तुमने कल पोस्ट लगाई थी, इसका क्या मकसद था भला? सिमल अपनी चेयर उसके करीब करते हुए लाई थी। उसके अंदाज में इश्तियाक भरा हुआ था। ये तो मुझे भी जानना है। कोराई ने भी उसकी तकलीद की थी। कौन सी पोस्ट? वो समझ गया था, लेकिन अनजान बन रहा था। वही पोस्ट जिसमें तुमने लिखा था, मैंने तुम्हारी याद को अपने दिल में संभाल कर रखा हुआ है, मेरी ज़िंदगी। कोराई ने एक जज्ब से शायराना अंदाज में वो लाइन पढ़ी थी। कहीं पढ़ा था तो बस वैसे ही लिख दिया। कैप्शन के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तुम कब से कैप्शन ढूंढने में वक्त सर्व करने लगे? बल्कि 1 मिनट ठहरो। कोराई ने पैंट की जेब से अपना फ़ोन निकाला, फिर कुछ ही देर में उसका अकाउंट खोल दिया और अब अंगूठे से स्क्रॉल करते हुए उसे उसी का ही अकाउंट दिखा रहा था जहां कई महीनों के गैप से तस्वीर पोस्ट की गई थी, वो भी बिना किसी कैप्शन के। तुम तो कैप्शन डालने वाले आदमी ही नहीं हो। आबरू उचकाते हुए वो मुस्कुराता हुआ उसे जता रहा था, उसे याद दिला रहा था कि उसने अपनी एक आदत बदल ली है या फिर नई आदत अपना ली है। क्या ये बात इतनी अहम है जिसके लिए तुम दोनों इतने एक्साइटेड हो रहे हो? उसने बेतासुर से अंदाज में पूछा। ब्रो, सिर्फ हम ही नहीं हैं जो एक्साइटेड हो रहे हैं। तुमने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा है, हर जगह तुम्हारी इस पोस्ट के चर्चे हो रहे हैं। लोग मुतजस्सिस हैं जानने में, आखिर ये लाइन तुमने किसके लिए लिखी है, किसकी याद को दिल में संभाल रखा है।
और कौन है वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बन चुका है? ज़रीर की कोनी कुर्सी के बाजू पर थी और हथेली उसने चेहरे पर रख ली थी। वो उन दोनों को नहीं समझा सकता था। वो दोनों सिर्फ दिखने में समझदार लगते थे, लेकिन सिर्फ ज़रीर जानता था कि वो उनके साथ कैसे वक्त गुजारता था। चलो क्रिकेट खेलते हैं। वो चेयर धकेल कर खड़ा हुआ था। शूट स्टार्ट होने में अभी वक्त था। कुछ दूर कई सारे बच्चे मैच खेल रहे थे। ज़रीर उन्हीं की जानिब बढ़ा था। तुम्हें भी लग रहा है ना ये कुछ छुपा रहा है? कोराई ने सिमल से पूछा। लग नहीं रहा, पूरा यकीन है ताइपे में कोई ऐसा मौजूद है जिसने इस मिस्री लड़के के दिल के तारों को छेड़ दिया। जवाबन वो वसूख से बोली थी। वो दोनों ही उसी के देख रहे थे जो चेहरे पर सन ब्लॉक लगाते हुए अब पीके पहन रहा था। मैंने इसे कभी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला। तुम देखते जाओ, अभी ये वो सब कुछ करेगा जिसका इसने तस्वुर भी नहीं किया होगा। सिमल का अंदाज शौक ही भरा था। उन दोनों के हाथ एक मशगला आ चुका था। उन्होंने अब ज़रीर बिन कादिर की नाक में दम कर देना था। ताइपे, तो तुमने फैसला कर लिया? वो उसके सामने बैठा हुआ पूछ रहा था, जिसने अस्बात में सर हिलाया। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आ सकती। बासिल की कोई 15वीं बार पूछने पर भी उसने इनकार ही किया था। वो उसे इन्विटेशन कार्ड देने आया था। बुकवर्म कंपनी में सालाना राइटर का मीटअप होने वाला था। कंपनी के हर उस राइटर को मदऊ किया जा रहा था जो उसके साथ मुंसलिक थी। बासिल स्पेशली मनल के लिए खुद कार्ड लेकर आया था। गोल्डन और सिया रंग का वो खूबसूरत सा कार्ड देखने के बाद उसने वापस बासिल की जानिब खिसका दिया था। बासिल को मालूम था वह क्यों जाने से इनकार कर रही है। उसे सोशल एंजाइटी थी। वो अनजान लोगों के दरमियान बैठकर इनसिक्योर फील करती थी। इस पब्लिशिंग कंपनी के लिए लिखते हुए उसे इतने साल हो गए थे, लेकिन उसने एक दफ़ा भी किसी मीटअप में शिरकत नहीं की थी। लेकिन आज वो भी तय करके बैठा था कि उसे कायल करके ही वहाँ से उठेगा। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही मौजूद रहूँगा। तुम्हें डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ होंगे, लेकिन मुझे आदत नहीं है बासिल। मैं अनकम्फर्टेबल रहूँगी और जब मुझ पर एंजाइटी अटैक होता है मुझसे हमेशा ही उल्टी सीधी हरकतें सरजद होती हैं। मैं नहीं चाहती किसी पर मेरा बुरा इंप्रेशन पड़े। लोग मुझे मेरी तहरीरों के ज़रिए जानते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो सहूलत से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी जो एक ही रट लगा कर बैठा हुआ था। बिल्कुल काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट संडे को मीटअप है और तुम वहाँ आ रही हो, एंड दैट्स इट। वो जिसे कोई हुक्म देकर खामोश हो गया था। तुम चाहते हो लोग मेरा जिक्र करें तो ऐसे करें। तुम्हें वो क्लमसी राइटर याद है जो हॉल में दाखिल होते ही गिर पड़ी थी और जो सलाम करने के बजाय अजीब ज़बान में बात कर रही थी? वो नाखुशी से सवाल कर रही थी। ये दरअसल तुम्हारा खौफ है जिसे तुमने सर पर चढ़ा रखा है। तुमने अपना माइंड सेट बनाया हुआ है कि जब 4-5 लोगों के दरमियान जाओगी तो ऐसे बिहेव करोगी। तुम उसके बजाय कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? मैं जो भी सोचती हूँ हमेशा उसका उलट होता है। और अगर मैं 4 लोगों के दरमियान जाने में हिचकिचाहट महसूस करती हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि मेरे साथ नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं। इस दफ़ा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होने दूंगा। अगर मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ी तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। चुप करो बासिल, मुझे नहीं जाना वहाँ। वो नाराज़ हुई थी। चुप करो तुम भी, खामोशी से मेरे साथ चलना। मेरा ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला है। सिर्फ तुम्हें ये इनविटेशन कार्ड देने आया था। इसे संभाल कर रखना और याद रखना कि तुम इस इवेंट में जाओगी। चेयर घसीट कर उठते हुए वो फिर से यकीन दहानी करवा रहा था, लेकिन मनल ने उसे इग्नोर करते हुए हेडफोन्स उठाकर कानों पर चढ़ा लिए थे। ना जाने की कसम तो उसने भी खा ली थी। अब देखना ये था कि बासिल उसे साथ ले जाने में कामयाब होता है या मनल अपनी ज़िद पूरी करती। वो दरवाजे की तरफ जा रहा था। दरमियान में जांगवान खड़ा था। एक मेज़ पर ऑर्डर सर्व करने के बाद वो पलट रहा था, तभी उसका फ़ोन बज उठा था। वो जैकेट की जेब से फ़ोन निकालते हुए काउंटर की जाने बढ़ गया। उसकी जेब से कुछ निकल कर गिरा था। बासिल नज़रें उसी पर थी। उसने करीब जाते हुए उसे देखा। एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड था शायद। बासिल ने झुककर उसे उठाया, फिर पलट कर देखा। सफ़ेद और गहरे नीले रंग का एक विजिटिंग कार्ड ही था। साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सालिस। उसने आबरू भींचकर वो नाम पढ़ा, फिर जांगवान को देखा। वो अपने काम में मसरूफ़ था। बासिल काउंटर के पास आ गया। जा रहे हो? वो दोस्ताना से अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, मैं निकल रहा था। ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला है। ये आपके? उसने 2 उंगलियों में थामा हुआ कार्ड उसकी जाने बढ़ाया। तुम्हारी जेब से गिरा है। जांगवान ने उस कार्ड को सिर्फ एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराते हुए थाम लिया। हाँ, मेरा है। उसकी बात बासिल को अचंभे में डाल गई थी। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब मैं हाइपरटेंशन का शिकार हो गया था। थेरेपी सेशंस के लिए डॉक्टर सालिस से ही कंसल्ट किया था। वो नॉर्मल से अंदाज में उसे बता रहा था। तुम्हारे जैसे इंसान भी डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं? स्ट्रेंज। वह हैरानगी का इजहार कर रहा था।
डिप्रेशन न चेहरा देखती है और न ही उम्र का अदद। डिप्रेशन खौफ से जन्म लेती है और खौफ वो तो किसी का नाम नहीं पूछता, ना ये देखता है कि सामने कोई मासूम बच्चा खड़ा है, कोई ज़ईफ़ बूढ़ा या फिर एक सेहतमंद नौजवान। हर कोई किसी न किसी साय से डरता है। सबके खौफ मुख्तलिफ होते हैं। कुछ के चेहरों पर लिखे दिखाई दे जाते हैं तो किसी के सिर्फ अंदर ही अंदर पलते हैं, अंधेरे की तरह छुपते रहते हैं। वो अपने भारी लबो लहजे में सादगी से बता रहा था, तुम्हारी बातें मुझे कहती हैं कि बासिल रुक जाओ और मुझे सुनते रहो। वो बेबसी भरे अंदाज में बोला तो ज़ांगवान मुस्कुरा दिया, किसी दिन फुर्सत से आना, मैं तुम्हें वो सब बातें सुनाऊंगा जिनमें तुम्हें दिलचस्पी होगी। मैं तो अभी यहाँ से कहीं ना जाऊँ, लेकिन ये गम रोज़गार। वो जैसे खुद पर अफसोस कर रहा था। तुम मेरा बस एक काम कर दो, तुम्हारा अंदाज कायल करने वाला है। तुम सादी सी बात करके भी सामने वाले को अपना हम ख्याल बना लेते हो। किसी तरह अपनी मादाम को राज़ी करो मीटअप पर आने के लिए। मैं तो अपनी सी कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन वो मुसलसल इनकार कर रही है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। थैंक्स वान, फिर मिलते हैं। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। कंपनी से उसे कॉल आ रही थी। वो उसी की तरफ मुतवज्जा था। स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराकर उसे कहते हुए वो बाहर निकल गया। उसने भी पहली दफ़ा मनल की तरह उसे सिर्फ वान कहकर बुलाया था। टोक्यो, जापान। वो गली असाकुसा का हिस्सा कहलाती थी, जहाँ आमने सामने लकड़ी की बनी हुई दुकानें थीं। जापानी तारीख की रिवायती लिबास पहने हुए लड़के लड़कियाँ तस्वीर बनवा रहे थे। किसी शोकेस में जापानी गुड़ियाँ सजी हुई थी। शो पीस थे साकुरा के फूलों के बने हुए रुमाल, गुलदान, हाथ से झलने वाले लकड़ी के पंखे। गर्ल्स हर कदम पर जापान की पहचान बिखरी हुई थी। सेंसुजी मंदिर के सुर्ख सतूनों पर धूप की किरणें ठहरी हुई थी। उसके छतों से लटकती लालटेन हवा के दोष पर लहरा रही थी। वहाँ चलते फिरते लोगों ने जापानी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह किसी कहानी के चलते फिरते किरदार हों, जिन्हें ज़रा देर के लिए किसी कहानी से खींचकर हकीकत में लाया गया हो। सिमल और जरीर सुस्त रवैये से आगे चल रहे थे, हर चीज़ को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, उन लम्हों में जी रहे थे। और कोराए को सब कुछ बस अपने फ़ोन में महफूज करना था। वो मौजूदा लम्हों में खुलकर एंजॉय करने के बजाय उन्हें कैमरे में कैद करना ज़्यादा पसंद करता था, ताकि जब भी चाहे उन लम्हों को जी सके। लेकिन हकीकत और कैमरे में महफूज की गई तस्वीर में बहुत फ़र्क होता है। तस्वीर में सिर्फ यादें होती हैं, खुशबू नहीं होती, आवाज़ें नहीं होती, लम्स नहीं होता। ज़ैम कान में ब्लूटूथ एयरपीस लगाए। उसके अलावा उसकी टीम कई लोग सादे से लिबास में मलबूस चौकन्ने से उस चहल पहल वाली गली में छुप गए थे। ज़ैम उन सब के साथ कनेक्ट था, पल पल उन्हें मोहतात और आंखें खुली रखने की हिदायत कर रहा था। उसने ज़रीर को मना किया था उस पर हजूम जगह पर जाने से। वो हद से ज़्यादा मोहतात हो चुका था, लेकिन हमेशा की तरह ज़रीर ने कहा उसकी सुनकर घर बैठ जाना था। कोराए, सिमल और कास्ट के दूसरे अदाकारों के साथ वो असाकुसा घूमने आया था। वो घूमने फिरने वाला इंसान नहीं था, उसे सफ़र का शौक़ नहीं था, लेकिन आज वो यहाँ किसी खास मकसद से आया था। कोई था जिसे जापान बहुत पसंद था, जिसने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में जापान की तस्वीरें डाल रखी थी, जो उसका जिक्र क्या करती थी, उसकी खूबसूरती की बातें क्या करती थी और कहती थी एक दिन वो जब जापान जाएगी तो खुद तस्वीर खींचकर उन्हें अपलोड करेगी। हर उस जगह जाएगी जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वो कोई देवमालाई कहानी की तरह लगता है। जापान आने के बाद ज़रीर कादिर ने या तो सिर्फ शूटिंग की थी या फिर अपने फ़ोन में तस्वीर महफूज की थी, अपने लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए। जापान की गलियों की, चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की, खामोशी से बैठी हुई बिल्लियों की, सड़क किनारे बने हुए कैफ़े की, जापान की उन खूबसूरत खम वाली छतों की, सुर्ख रंग से बनी हुई कदीम इमारतों की और उनसे झूलती हुई सुनहरी लालटेनों की, रुई के जैसे छाए हुए बादलों की, बरसती हुई बारिश की, गीली सड़क की, भीगे हुए फूलों की, न्यून लाइट्स में जगमगाते शहर की, एक ही छतरी के नीचे चलते हुए किसी जोड़े की, शाखों पर गुनगुनाते परिंदों की, जापानी बर्तनों की। ऐसा क्या था जो उसने फ़ोन में महफूज नहीं किया था? वो पूरे जापान को जैसे अपने फ़ोन में कैद कर लेना चाहता था। वो जेबों में हाथ डाले चलते हुए उसके पास आ गया था, जो एक स्टॉल के सामने खड़ी हुई थी, जहाँ कितनी ही चीज़ें सजी हुई थी। खूबसूरत कवर वाली नोटबुक्स, कार्टून वाले पेन, कॉफ़ी के मग, सुनहरे अकवालों से सजे हुए फ्रेम्स की चीज़ें। मेरा एक दोस्त है, वो राइटर है, उसने कहा था कि जापान जा रही हो तो वहाँ से खाली हाथ आने का सोचना भी मत। मेरे लिए जापान की कोई याद लेती आना। तो तुम जापान की याद के तौर पर ये स्टेशनरी लेकर जाना चाहती हो? ज़रीर ने अचंभे से उसे देखा था। उस गली में एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ थी। वो उन सब को छोड़कर इस स्टॉल पर आई थी।
तुम लिखारियों को जानते नहीं हो मिस्री लड़के, उन्हें एक क्यूट सा जेल पेन भी गिफ्ट कर दो, वो उसी से खुश हो जाते हैं। वाकई में? वो हैरानगी से पूछ रहा था। क्या सिर्फ एक पेन तोहफे में देना गैर इखलाकी नहीं लगता? तुम नहीं समझोगे पेन की अहमियत, तुम कहानियाँ नहीं लिखते ना। वो मुस्कुराते हुए अब मुख्तलिफ डायरी उठाकर देख रही थी। और क्या पसंद होता है लिखारियों को? वो लहजा को अनजान बनाकर स्टॉल के बांस वाले डंडे से लटके हुए की चेन छेड़ते हुए पूछ रहा था। ये सब कुछ, उसका इशारा वहाँ रखी हुई हर चीज़ की तरफ था। इसके अलावा वो जैसे सब कुछ जान लेना चाहता था। एक तख्लीकी ज़हन वाले इंसान को फूल पसंद होते हैं, बारिश पसंद होती है, बहारों का मौसम पसंद होता है, गीली मिट्टी की महक पसंद होती है, कॉफ़ी के मग जमा करने का शौक़ होता है। उनका बस चले तो दुनिया की हर मग, हर पेन, हर डायरी, हर किताब को अपने पास महफूज करके रखें। तुम राइटर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानती हो। क्या करूं, एक राइटर की दोस्त हूं ना। वो शाने उचकाकर बोली। ज़रीर तनकीदी नज़रों से पूरे स्टॉल की चीज़ों को देख रहा था और सोच रहा था कि ये बच्चों वाली चीज़ें कोई किसी को कैसे गिफ्ट कर सकता है आखिर। कुछ चाहिए आपको सर? उस जापानी दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया था। एक एक पीस ये सारी चीज़ें पैक कर दो। जहाँ दुकानदार ने नाकाबिले फ़हम नज़रों से उसे देखा, सिमल भी चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। तुम्हें सब लेना है? उसने जवाब नहीं दिया था, सिर्फ अस्बात में सर हिलाया। किस कलर में लेना चाहेंगे सर? ज़रीर ने रंग बिरंगी चीज़ें पर नज़र डाली। वहाँ हर रंग मौजूद था, मफलर की खुशबू जैसे उसके सांसों में घुली थी। पर्पल कलर, सारी चीज़ें पर्पल कलर में चाहिए। मुझे 10 मिनट दीजिए बस। वो तेज़ी से हाथ चलाते हुए उसको मतलूबा चीज़ें निकाल कर पैक कर रहा था। मैं भी किसी राइटर को जानता हूँ। सिमल के देखने पर उसने साने उचकाते हुए बस इतना ही कहा था। लगता है तुमने उस राइटर का दिल जीतने का फैसला कर लिया है। वो मुस्कुराते हुए बोली। क्या ये चीज़ें उसे खुश करेंगी? वो पूछ रहा था। उसे इन चीज़ों से मोहब्बत हो जाएगी। चीज़ों से मोहब्बत कर सकती है तो क्या चीज़ें देने वाले से भी करेगी? उसका दिल खुश कमानियों के गहरे समंदर में डूबने लगा था। इस पेन पर आप किसका नाम लिखवाना चाहेंगे? वो एक पर्पल कलर का पेन हाथ में थामे उससे पूछ रहा था। ज़रीर को वो नाम सोचने के लिए ज़्यादा वक्त सिर्फ नहीं करना पड़ा था। MJ, बस ये 2 हर्फ लिख दो। MJ, मनल जलील? उसके दिल ने सरगोशी में पूछा था। MJ यानी मनल ज़रीर। एक खुशकुन से एहसास ने दिल की धड़कनों को छुआ तो होठों पर आप ही आप खूबसूरत सी मुस्कुराहट जगमगाने लगी। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड को कंप्लीट। और एपिसोड की बात करें तो इस एपिसोड में सैम को हिप्नोटाइज़ कर दिया गया है, वो भी कॉल पर। तो ये कुछ अलग है क्योंकि मैंने कभी ये नहीं देखा किसी भी मूवी या फिर किसी ड्रामे में कि कॉल पर भी हिप्नोटाइज़ कर दिया गया है। तो ये काम भी सालिस का ही है एज़ यूजुअल, जैसे कि हमें मालूम है। लेकिन उस सीन के बाद फिर सालिस ने ही सब कुछ क्लियर किया है कैफ़े में। मतलब नहीं, सालिस नहीं, जांगवान ने, कि किस तरीके से हिप्नोटाइज़ किया जाता है और कब से किया जा रहा है। तो हाँ, हो सकता है आवाज़ से भी हिप्नोटाइज़। कभी कभी ना मुझे लगता है कि ये सारे हिंट राइटर हमें दे रही है और फिर एंड में नहीं, ऐसा जांगवान नहीं होगा सालिस। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ तो शायद ऐसा ही हो, बाकी मैं कह नहीं सकती। और सालिस ने जो ओवर थिंकिंग के ऊपर सेशन लिया था उस लड़की का, तो वो मैं भी सोच रही हूँ अप्लाई करने का कि हाँ, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं हर एपिसोड के लास्ट में मैं कितना ज़्यादा सोच चुकी होती हूँ हर एपिसोड का। तो मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन देखते हैं अब। और बासिल के भी अच्छे सेशंस होते हैं क्योंकि कोई भी राइटर जब रिज़ाइन करने का सोचता है तो उसकी बातें सुनने के बाद नहीं करता है, तो वो भी अच्छे सेशन देता है। लेकिन मैं बासिल की इस बात से भी एग्री करती हूँ कि हाँ, कुछ राइटर होते हैं अंडररेटेड जिसकी इतनी अच्छी नॉवेल्स होती हैं। और मैं देखती हूँ कि मतलब कुछ भी नहीं होता सोशल मीडिया पर, उनके अकाउंट भी मैंने देखे हैं तो कुछ नहीं है वहाँ पर फॉलोअर्स में भी, और इतनी अच्छी नॉवल होती है उनकी। तो मुझे भी यकीन नहीं आता कि इतना अच्छे लिखने वाले के भी इतने कम फॉलोअर्स या इतने अंडररेटेड रह सकते हैं वो। तो बासिल की इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ और राइटर के लिए भी ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।